दोस्तों नमस्कार। भारत में राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन या भारत की आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन, भारत के भीतर कांग्रेस और बीजेपी का टकराना और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आमने सामने खड़े हो जाना। दरअसल यह ऐसी परिस्थिति है जो भारत की राजनीति में पहली बार खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव तो नहीं कहें लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से विरोध किया, उसको लेकर सरकार अपनी व्यूह रचना करती रही। मीडिया का साथ था, सत्ता के साथ खड़े प्रबुद्ध लोगों का साथ था। एक दबाव मीडिया बनाता था और इसके बाद एक परसेप्शन बन जाता था कि कांग्रेस गलत है, और अक्सर कांग्रेस के नेता कहीं छुप जाते थे, खामोश हो जाते थे। राहुल गांधी भी उस दौर में या तो इस देश के भीतर वोट बैंक तलाश रहे थे या फिर वो जेनजी को टटोलना चाहते थे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति बिल्कुल हटकर है। यूथ कांग्रेस, सामान्य तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो यह जान लीजिए, इस देश के भीतर 5 करोड़ छात्र रजिस्टर्ड तरीके से जुड़े हुए हैं यूथ कांग्रेस के साथ। और पहली बार यह सवाल भी खड़ा हुआ कि कांग्रेस अपने कैडर के आश्रय कोई भी विरोध करती है तो वह विरोध उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाता है जहां राहुल गांधी पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस ने शायद एक नए तरीके के ऑक्सीजन का काम किया, एक पॉलिटिकल फॉर्मेट को बदलने की कोशिश की, और राहुल गांधी खुलकर उनके पक्ष में न सिर्फ आए बल्कि पहली बार जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ ट्रेड डील बल्कि भारत के भीतर भी जिस इकोनॉमिक मॉडल को लागू करना चाहते हैं, वो पहली बार राजनीतिक निशाने पर इस तरीके से आ जाएगा जहां किसान हो, एमएसएमई हो, इस देश का बिजनेसमैन हो, इस देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वालों की एक बड़ी कतार हो। और तो और कैबिनेट इस दिशा में बढ़ रही है, सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि अब मोनेटाइजेशन जो है, जो देश के अलग अलग मंत्रालयों के जरिए होता है, वो पिछले 5 वर्ष में अगर 6 लाख करोड़ था तो अब 17 लाख करोड़ का टारगेट है 2026 से 2030 तक का। यानी दो परिस्थिति एक साथ इस वक्त आकर खड़ी हो गई है। पहली परिस्थिति अमेरिका के साथ डील, दूसरी परिस्थिति भारत के भीतर के इकोनॉमिक सिस्टम को उसको कैपिटलाइजेशन करने के लिए प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की दिशा में सरकार का बढ़ना। लेकिन उसकी नब्ज को राहुल गांधी यह सोचकर अब पकड़ रहे हैं कि अगर ट्रेड डील के जरिए इस देश के किसान, खासतौर से कपास उगाने वाले किसानों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। अगर इस देश के भीतर एमएसएमई ध्वस्त हो जाएंगे, अगर बढ़े हुए टैक्स को लेकर जो इंपोर्ट भारत करता है उसमें उन व्यापारी, उद्योगपतियों या बिजनेसमैन को घाटा होगा, जो एक्सपोर्ट भी करते हैं उन्हें भी उतना लाभ पहले जैसा नहीं होगा, तो उसकी नब्ज होनी क्या चाहिए। पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर आज जब भोपाल में यह ऐलान किया, और यह ऐलान किसी दूसरे को लेकर नहीं किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा। भाषण तो किसानों के सामने था, यूथ कांग्रेस के नेताओं के समक्ष था, लेकिन वो कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस हकीकत को समझ जाएं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेड डील वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह उसमें फंस चुके हैं। उनकी अपनी राजनीति फंस चुकी है, उनकी अपनी छवि फंस चुकी है, और जो गर्दन फंसी है उसके पीछे सिर्फ ये ट्रेड और टैक्स नहीं है, उसके पीछे अडानी के खिलाफ चल रहा मामला है, उसके पीछे एप्स्टीन की फाइल है, और उसके पीछे जो भारत की इकोनॉमी को प्राइवेट हाथों में सौंपने का जो प्रयोग इस दौर में हो रहा है, वो सब कुछ है। यानी दो सवाल भारत की राजनीति में पहली बार उभर कर सामने आए हैं, वह भी कांग्रेस के जरिए। पहला सवाल, यूथ कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस को
आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक तौर पर खड़ा हो जाए, इसका ऐलान राहुल गांधी कर रहे हैं। पहली बार वो इस हकीकत को जान रहे हैं कि इस देश के युवा के सामने आने वाले वक्त में जो चुनौती है, अगर उसे यहां का युवा समझ जाए तो एक झटके में बात यूथ कांग्रेस से आगे निकलकर उन तमाम युवाओं तक पहुंचेगी जो अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के झंडे को उठाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद बीजेपी के झंडा उठाने वालों की है। इसीलिए वो सिर्फ टेक्सटाइल या किसान या फिर एमएसएमई तक का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उनका बहुत साफ मानना है कि 21वीं सदी डाटा की सदी है। वही डाटा जिस डाटा को अमेरिका फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता है, और भारत उसे दे भी रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना से मुकाबला तभी कर सकता है जब भारत का डाटा उसके पास हो। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाटा को फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते हुए भारत को ही बेच दिया, इसका खुला ऐलान जिस तरीके से आज भोपाल में राहुल गांधी ने किया, वो मैसेज चंद लोगों तक या कांग्रेस के कैडर तक का नहीं है, वो बात कहीं आगे जा रही है। जरा पहले उसे सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है, और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। दरअसल मसला सिर्फ ट्रेड डील का क्यों नहीं है, और भारत की अपनी आर्थिक नीतियां क्यों इस दौर में निजी हाथों को सौंपने की दिशा में बढ़ रही है। खुद सरकार का टारगेट है कि तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए मोनेटाइजेशन की दिशा में भारत के हर अलग अलग मंत्रालयों के काम सौंपे जाएंगे 2026 से 2030 तक। सबसे ज्यादा हाईवे, भारत के भीतर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, रोपवेज, इसमें तकरीबन 4,42,000 करोड़ यह रकम है मोनेटाइजेशन की। पावर सेक्टर में मोनेटाइजेशन की रकम है 2,77,000 करोड़। जो अलग अलग पोर्ट्स हैं इस देश के भीतर, जो सरकारी पोर्ट्स बचे हुए हैं, जो अडानीज के पास अभी तक नहीं गए हैं, वह भी आने वाले वक्त में मोनेटाइजेशन के जरिए निजी हाथों में चले जाए। और निजी हाथों का मतलब पोर्ट किंग अडानी ही है। उसका टारगेट 5 साल में 2,64,000 करोड़ का है। रेलवेज के निजीकरण का जिक्र सरकार नहीं करती है, लेकिन वो मोनेटाइजेशन का जिक्र कर रही है। और मोनेटाइजेशन का मतलब सरकारी कंपनियों को ठेका देना नहीं होता है। रेलवे मंत्रालय के जिम्मे यह काम नहीं आता है, यह सीधे तौर पर प्राइवेट हाथों में काम दिया जाता है। तो रेलवे के जरिए तकरीबन 2,62,000 करोड़, यह है मोनेटाइजेशन का एक चेहरा। कोल माइनिंग के क्षेत्र में अगर दोनों को जोड़ दें, यह तकरीबन कोल में सिर्फ 2,16,000 करोड़ और माइंस में 1,16,000 करोड़। यानी ये एक नई परिस्थिति निकल कर आ रही है कि माइंस, कोल, रेलवे, पोर्ट, पावर, हाईवे, इनसे जुड़े हुए मंत्रालय अपने अपने मंत्रालयों के हिस्से में आने वाले काम को मोनेटाइजेशन के लिए प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे। यह दरअसल उस ट्रेड डील के आगे की कड़ी है जिसमें यह माना जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी भारत में क्यों आए। और यह भी बड़ी बात है कि इस दौर में जब से ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पर रोक लग रही है, तो उसके बाद भारत के शेयर बाजार में आज क्या हुआ, एक झटके में 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इंडेक्स जो है 1,000 पॉइंट से नीचे आ गया। और पहली बार निफ्टी की स्थिति यह हो गई कि 2021-22 में, यानी कोविड के तुरंत बाद जो स्थिति निफ्टी की थी, उसी कतार में आज निफ्टी उतने नीचे आकर खड़ी हो गई। यानी ढहढहाता हुआ शेयर बाजार कल तक स्थिर लग रहा था,
माना जा रहा था कि ट्रेड डील के बाद विदेशी पूंजी यहां से जो एफआईआईज हैं वो पैसा नहीं निकालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिस्थिति पलट गई। अब इस नई परिस्थिति में सरकार मोनेटाइजेशन की दिशा में 17 लाख करोड़ रुपए उगाहना करती है। दरअसल ये पूरी राजनीति अगर आर्थिक नीतियों के आश्रय सरकार चला रही है तो पहली बार विरोध की राजनीति को राहुल गांधी ने युवाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय भी ले लिया। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बाकायदा राहुल गांधी पहली बार खुलकर और कांग्रेस को साथ लेते हुए कहने से चूके नहीं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सत्ता के सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि इस वक्त अगर जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं और उनके अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी या जिस तर्ज पर हुई है, इसका मतलब है सरकार डरी हुई है। उन्होंने लिखा भी और कहा भी। जो लिखा उसमें कहा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय को लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह विरोध करे। जो राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा और आज जो यूथ कांग्रेस के तमाम उन विरोध करने वाले नेताओं के साथ पूरी कांग्रेस को खड़ा होकर जो मैसेज दिया, इन दोनों परिस्थितियों में क्या भारत की बदलती राजनीति में कांग्रेस अब 3 बातों की फिक्र नहीं कर रही है। पहला फिक्र तो मीडिया को लेकर है, जो परसेप्शन मेन स्ट्रीम मीडिया बनाने का काम करते रहा, क्योंकि लगातार मीडिया यह कह रहा था कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए, इससे मैसेज खराब जाएगा। तो सवाल उससे पहले 2 वक्त में राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए और सोशल मीडिया में लिखकर कहा, देश को बेचना और विरोध करना, इन दोनों में कोई अंतर किसी को नजर आता है या नहीं आता है। देश बेचते बेचते आप अपनी छवि को बचाने लग जाएं और अगर यूथ कांग्रेस का नेता अपनी गंजी उतारे तो उसको लेकर शर्म आती है, या छवि बचाने के लिए देश बेचने की प्रक्रिया में शर्म आनी चाहिए। यह दूसरी परिस्थिति थी। और तीसरी परिस्थिति में पहली बार युवाओं से ही राहुल गांधी ने आज ऐलान किया, सोचना आप ही को है, परिवर्तन की दिशा में कदम आप ही के बढ़ेंगे। इस देश के भीतर अब प्रधानमंत्री मोदी को कोई बचा नहीं सकता है। बात राहुल गांधी यहां तक ले गए। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। अब यानी यूथ कांग्रेस को देखने का जो नजरिया अभी तक कांग्रेस के भीतर भी रहा, राहुल गांधी उस लक्ष्मण रेखा को अब तोड़ना चाहते हैं, या सीधे कहें तो उस कटघरे को अब वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनका बहुत साफ मानना है कि इस देश के भीतर जो यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उन्हें अब समझना होगा, और पूरी कांग्रेस अब समझ चुकी है। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री विरोध करते हैं, अगर मीडिया विरोध करता है, इस देश के वह लोग ये सोचते हैं कि भारत की राजनीति पारंपरिक तौर पर चली आ रही थी और उसमें किसी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जरा सा विरोध हुआ तो यह अंतर्राष्ट्रीय मैसेज गलत चला गया। तो इसके समानांतर अब देखने की जरूरत यह है कि क्या वाकई भारत की राजनीति पारंपरिक तौर पर चल रही है। भारत चीन से सबसे ज्यादा माल आयात करता है, वो $110 बिलियन पार कर चुका है। भारत रशिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों को निभाते हुए हथियारों को लेकर कम से कम वह खड़ा था रशिया के साथ। इस बीच में रशिया ने भी उसी पुरानी परिस्थितियों को समझते हुए भारत को लगभग 30% छूट के साथ कच्चा तेल देना शुरू किया। लेकिन अमेरिका की एक धमकी आती है और भारत रशिया से तेल खरीदना खत्म कर देता है। रशिया के साथ डिफेंस डील नहीं करेगा, यह मैसेज भी दिया जाता है। यानी भारत की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन मौजूदा सरकार क्यों नहीं देख रही है। यह सवाल सिर्फ रशिया को लेकर नहीं और चीन के ऊपर बढ़ती निर्भरता भर नहीं, बल्कि उसके साथ 2 और सवाल राहुल गांधी ने इस दौर में उठा दिए। बड़ी बात तो यह है कि ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर जो समझौता था और भारत ने बड़ी पूंजी चाबहार पोर्ट पे लगाई थी,
उससे एक क्षण में भारत बाहर आने से नहीं कतरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है और ईरान के साथ कोई भी व्यापार करने को लेकर कहता है हम आप पे टैक्स लगाएंगे। यहां पर दो बातें इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, अगर तीनों के वक्तव्यों को आप लगातार सुनेंगे तो कमोवेश हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तीनों ने कहा कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही अपनी अर्थनीति को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समझौते की दिशा में जाता है। भारत पहले अपने नागरिकों का हित साधता है, उसके बाद ही किसी डील की दिशा में बढ़ता है। और यह प्रक्रिया रूस से तेल खरीदने को लेकर हो, कच्चा माल जो भारत में मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए चीन से लगातार आते चला जा रहा है और बढ़ते चला जा रहा है, उसमें भी भारत ने खामोशी बरती। यानी सीमा पर कुछ भी हो, आप आर्थिक संबंध मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी संभालनी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो भारत की अपनी जरूरत एनर्जी यानी तेल को लेकर रही वो डाइवर्ट क्यों हो गई, डिफेंस को लेकर रही वो डाइवर्ट क्यों हो गई, चीन पर बढ़ती हुई निर्भरता के बीच अचानक इजराइल कैसे आकर खड़ा हो गया, और जो डिफेंस डील भारत अब इजराइल के साथ करने जा रहा है वो भारत को इजराइल के साथ जोड़ता नहीं बल्कि भारत के पूरे डिफेंस सिस्टम को इजराइल पर निर्भर कर देता है। शायद इसी पूरी प्रक्रिया में राहुल गांधी इन्हीं बात का जिक्र कर रहे थे जिसको लेकर इस वक्त ना तो सरकार कुछ कह रही है, ना डील को लेकर जो कॉमर्स मिनिस्टर कहते थे वो कुछ कह रहे हैं। और कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब जिस तरीके से एक्स पर लिखकर या सोशल मीडिया पर लिखकर खुले तौर पर यह चेताया कि दुनिया के वह देश ना समझें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अमेरिका के साथ कोई खेल कर सकते हैं, तो वो समझ जाएं उनकी स्थिति और बद से बदतर होगी। दुनिया भर में यह सवाल खड़ा हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे चेताया है। जाहिर है एशिया के कई कंट्रीज है, उसमें भारत भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, वियतनाम भी आता है, तमाम देशों के साथ समझौता हुआ है, लेकिन भारत इस पूरी प्रक्रिया में अकेला देश है जहां पर अमेरिकी सामान भारत में 0% टैरिफ पर आएगा। और भारत को जो टैरिफ देना है वो पहले 2 से 3% एवरेज देता था, अब वो बढ़कर 18% हो गया। सरकार अमेरिकी तर्ज पर कहने लगी देखिए 50% से 25% और 25% से वो 18% हुआ है। ये किसी ने नहीं कहा कि 2024 तक 2 से 3% ही टैरिफ दिया जाता था। इसीलिए आज उससे भी बड़ा सवाल यह उठा, क्या वाकई भारत के भीतर सब कुछ खत्म कर देने की परिस्थिति में यह सरकार खड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि उसे अपनी गद्दी बचानी है, राजनीतिक भविष्य बचाना है, छवि बचानी है। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिकी दबाव दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन करने की दिशा में भी बढ़ा है, यह हर कोई जानता है। तो क्या इस वक्त मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता या गद्दी अमेरिकी रहमो करम पर निर्भर है? इस बात के संकेत कोई दूसरे नहीं बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी दे रहे हैं। बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये सारी परिस्थितियां 3 बड़े सवालों को बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीति के भीतर अब उठा चुकी है। पहला बड़ा सवाल तो है कि इस दौर में, यानी जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जो गंजी उतार कर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का नारा लगाया, वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम अब कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस,
सभी के लिए यह एक नारे में तब्दील हो गया कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, अब सबको कहना है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। यानी एक नया नारा कांग्रेस को मिल गया कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का, यानी अपने आप को पूरे तरीके से आत्मसमर्पण करने वाला प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने नतमस्तक है। यह कांग्रेस का नया प्रोग्राम खुलकर अब सामने आ गया जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स में वीडियो बनाकर और इस तरीके से अपने भाषणों के जरिए अब यह रखना शुरू कर दिया। दूसरा बड़ा सवाल, अभी तक यह माना जाता था कि भारत के भीतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें बड़े अखबारों की भूमिका और बड़े न्यूज चैनलों की भूमिका मायने रखती है और उनका दबाव कांग्रेस पर पड़ता है, तो उससे मुक्ति राहुल गांधी ने अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यक्रमों में इस हकीकत को सामने रखने के लिए कह दिया कि दरअसल अब कोई भी इसकी जिरह नहीं करेगा कि वो गलत था या सही था। सिर्फ दो सवाल उठाएगा। पहला सवाल, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, इसका जवाब विपक्ष के पास क्या है? और दूसरा, जो शांतिपूर्ण विरोध, जो ऐतिहासिक धरोहर भारत के लोकतंत्र की रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कैसे संभव है कि उस विरोध पर हम शर्मिंदा हो जाएं और देश बेचने की प्रक्रिया में शर्मिंदा नहीं हो? यानी जो पूरी मीडिया के परसेप्शन बनाने की कवायद अभी तक हर मुद्दे को लेकर होती थी, अब पहली बार उसको खुले तौर पर दरकिनार कर दिया गया। कहा कि अब हम इसे नहीं मानेंगे, मीडिया को जो कहना है कहे, उसको जो परसेप्शन। लेकिन जब विपक्ष उसके साथ खड़ा नहीं है और कांग्रेस खुले तौर पर कह रही है कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, तो बहस या तो शिफ्ट होगी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के साथ गोदी मीडिया की होगी, या फिर मीडिया द्वारा उठाए गए सवाल कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के लिए ढाल बनकर काम कर रहे हैं। अब यह मुद्दा सामने आएगा। तीसरा सवाल, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, यह हर कोई जानता है। वो कोर सेक्टर में नेगेटिविटी के साथ डेवलपमेंट जो हो रहा है, और कोर सेक्टर का मतलब है उसके साथ जुड़ा हुआ जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो अभी भी नेगेटिव में है। इस देश के भीतर बढ़ती बेरोजगारी और डूबते हुए एमएसएमई जो उसकी पूरी कतार है, स्टार्टअप तक के पास जो कैश की कमी है, ये तमाम इकोनॉमिक कंडीशंस बतलाते हैं कि भारत अपने पांव पर खड़ा तभी हो सकता है जब वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज ले, जब वह दुनिया के दूसरे, खास तौर से जो विकसित देश हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या अमेरिका हो, वहां की पूंजी भारत के भीतर आए और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट के लिए तैयार हो जाए। उसकी एवज में भारत सब कुछ देने को तैयार बैठा हुआ है। और इसके साथ परिस्थिति पहली बार आ गई जब आप मोनेटाइजेशन की दिशा में 5 साल के भीतर 2026 से 2030 तक 17 लाख करोड़ रुपए भारत के उन मंत्रालयों से पैसा निकालेंगे, या उन मंत्रालयों के लिए पैसा प्राइवेट हाथों में सब चीज सौंप कर जो बनाने की कोशिश कर रहा है। यह मैसेज बहुत साफ है कि भारत के भीतर सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयूज काम नहीं करते हैं, सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जब आप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चले जाएंगे तो आने वाले वक्त में चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोल हो, चाहे माइंस से जुड़ी हुई सवाल हो, तमाम चीजें इस देश के नागरिकों के लिए और कॉस्टली होगी। जाहिर है इन 3 सवालों से जुड़ा हुआ जो आखिरी सिरा जिसको राहुल गांधी अब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत साफ है कि दरअसल परिवर्तन की दिशा के लिए युवाओं को खड़े होना होगा। और यूथ कांग्रेस जो इस देश के हर जिले में मौजूद है, और उसके साथ जो एनएसयूआई की जो भूमिका होनी चाहिए, अब उसको भी उस कतारबद्ध में खड़ा किया जाए। यानी कांग्रेस के भीतर का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पहली बार कांग्रेस राजनीतिक दल, और अभी तक जो युवाओं की राजनीति देखी जाती थी और एनएसयूआई को जो देखा जाता था, वो कॉलेज और युवाओं के बीच की परिस्थिति को देखने की प्रक्रिया थी। और नेता मानते थे कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तो एक्चुअल में पॉलिटिक्स वही करेंगे। लेकिन पूरे संघर्ष को शिफ्ट करके यूथ कांग्रेस के हाथों में देते हुए पूरी कांग्रेस को उसके पीछे खड़े करने की जो सोच नई उभर कर आई है, ये राजनीतिक तौर पर सीधे टकराएगी बीजेपी के यूथ विंग से,
बीजेपी के छात्रविंग से, या सीधे कहें तो राजनीतिक सत्ता के सामने जो बड़े सवाल इस वक्त उभर रहे हैं, उसमें बड़ी चुनौती तो इस ट्रेड डील के मद्देनजर उस प्राइवेटाइजेशन को लेकर है जिस दिशा में सरकार इस देश की आर्थिक नीतियों को ले जाना चाह रही है। और राहुल गांधी देश की जनता और नागरिकों को बता रहे हैं कि घाट घाट का पानी पीकर अपनी छवि और गद्दी बचाने के लिए कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय डील कर रहा है तो फिर मान लीजिए उसकी गद्दी खतरे में है। इसीलिए यह देश बेचने की प्रक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।